ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस है ना। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, एक इक्वेशन क्या होती है कि रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शन का, कि उसमें क्या केमिकल चेंज आता है जब हम दो प्रोडक्ट जो है वो, ये दो रिएक्टेंट्स को जब साथ में मिक्स करते हैं अपन, या एक रिएक्टेंट है उसको हमने डिफरेंट फॉर्म में तोड़ा। तो हर चीज जो है वो रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने तरीका सिंबल के फॉर्म में, ये केमिकल इक्वेशन जो होता है। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ, दोनों तरफ जो है जो मास जो होगा वो सेम रहेगा। मास इन द सेंस, क्योंकि हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो केमिकल रिएक्शन में मास जो है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, जितना रिएक्टेंट का मास रहेगा उतना ही प्रोडक्ट का मास भी रहेगा। तो इसलिए जो है हमें बैलेंस करना जरूरी है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, तो तुम लोग को ये लिखना है बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द मास ऑन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर सेम। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, जब दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस जो है वो रिएक्ट करते हैं, एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, जब सिंगल सब्सटेंस जो है वो डिकम्पोज होकर दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट बनाएगा, और इसको हम जो है वो थर्मली या इलेक्ट्रोलाइटिक तरीके से कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हमें ये भी चेक करना होता है, सपोज रिएक्शन दी हुई है कि, तो हमें पता करना होता है कि ये रिएक्शन पॉसिबल होगी कि भी नहीं होगी। तो क्या करते हैं, जो सॉल्ट सोल्यूशन होता है उसमें अपन दूसरा मेटल जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। अब अगर वो मेटल जो सॉल्ट सोल्यूशन में है उस मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। और डबल डिस्प्लेसमेंट में ये दोनों में एक्ट होता है, मतलब म्यूचुअली एक्सचेंज ऑफ आयन, इसका मेटल इसके पास चला जाएगा, उसका मेटल दूसरे के पास चल जाएगा। चेंज किस में आएगा, सिर्फ उनके मेटल की प्लेसेस पे, मतलब म्यूचुअली एक्सचेंज ऑफ आयन्स इसमें होते हैं। जो हमने BaSO4 प्लस NaCl वाला एग्जांपल पढ़ा था, जिसमें BaCl2 प्लस Na2SO4 हो जाता है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ये कोई अलग टाइप का रिएक्शन नहीं है, ये इन्हीं चारों में से किसी एक रिएक्शन के बारे में बात की जाएगी, लेकिन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है ना। ये एक तरह का जो हो सकता है, इन चारों जो है बेसिक क्लासिफिकेशन है, लेकिन प्रेसिपिटेशन, एंडोथर्मिक, रिडॉक्स, एक्सोथर्मिक जो बात करते हैं आगे जाके, तो वो इन्हीं सबके क्लासिफिकेशन के और क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, जिसमें इनसोल्यूबल सॉल्ट या प्रेसिपिटेट एंड में फॉर्म होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें या ऑक्सीजन ऐड होती है या तो हाइड्रोजन लूज होती है। रिडक्शन जो है जस्ट इसका उल्टा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और अगर ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं तो इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें एक रिएक्टेंट जो है वो ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा रिड्यूस होगा, तो साइमल्टेनियसली हो रहा है, एक साथ हो रहा है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। है ना, इसकी रिएक्शन सारी बुक में है, आराम से देख लेना। हर किसी के एक रिएक्शन जरूर याद होनी चाहिए, अगर डिफाइन करना है तो रिएक्शन लिखना जरूरी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसी रिएक्शन जिससे हीट निकलती है, मतलब जो रिएक्शन है उसमें हीट निकलेगी। जैसे हम कैल्शियम की बात कर रहे हैं, है ना, तो कैल्शियम जो होता है वाटर से रिएक्ट करता है तो उसमें फिर हीट निकलती है बाहर। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है ना, जिसमें हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। हम जो है बाहर से कोई भी एनर्जी जो देंगे उसमें हीट जो है वो फाइनली एब्जॉर्ब होगी रिएक्टेंट में, तो फिर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, बेसिकली सारी जो रिएक्शन होती है मैक्सिमम जो करेंगे इस बार, तो वो एंडोथर्मिक ही रहेगी। कुछ जो रहती हैं जिसमें मिक्स करने के बाद हीट आ रही है, तो फिर वो अलग एक्सोथर्मिक हो जाएगी। नाउ कोरोजन इज समथिंग कि जब मेटल होता है उसको हम चेंज नहीं करना चाहते, है ना, मतलब उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं, लेकिन मॉइस्चर, एसिड या एयर में रखने से उसमें क्या होता है कि उसके फॉर्म में चेंज आता है, या तो उसके फॉर्म चेंज हो जाएगा, या तो वो डिसकलर हो जाएगा, या ऐसा कुछ हो जाएगा जो हमें नहीं चाहिए। तो इट इज एक्चुअली द कन्वर्जन ऑफ अ मेटल इनटू इट्स अनडिजायरेबल फॉर्म। अनडिजायरेबल मतलब जो फॉर्म हमको नहीं चाहिए, उस फॉर्म में कन्वर्ट होने को कोरोजन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन में तो जंग लग जाती है आयरन में,
उसको रस्टिंग बोलते हैं, है ना। और जो उसके ऊपर जो ब्राउन लेयर आ जाती है सरफेस पे ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद या मॉइस्चर से रिएक्ट करने के बाद, उसको बोलते हैं रस्ट। ठीक। रेंसिडिटी एक लास्ट टॉपिक है इसका। उसमें क्या है कि जो रेंसिडिटी है, रेंसिड वर्ड जो है मतलब होता है सड़ जाना, बसा जाना। जो अपन नॉर्मली जो बोलते हैं ना कि खाना जो है वो बासा हो गया है, मतलब उसमें से खराब स्मेल आ रही है। ठीक। मतलब खराब स्मेल आना शुरू हो जाए, या वो स्टिकी हो जाए, या फिर उसका जो है वो नेचर चेंज हो जाए जैसा वो ओरिजिनल में था, या उसका टेस्ट में चेंज हो जाए। क्योंकि नॉर्मली खाने में टेस्ट चेंज हो जाता है अगर 2-3 दिन उसको रख देते हैं तो, और स्मेल म्यूटेशन। तो इस प्रोसेस को रेंसिडिटी बोलते हैं। और ये जो है वो कौन से कंटेंट में होता है, फूड कंटेंट में, जिसमें फैट्स और ऑयल रहता है ना। जो फैट और ऑयल कंटेंट जिनमें रहता है, वो वाले जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, फूड प्रोडक्ट्स, उनमें रेंसिडिटी होती है। और वो क्यों होता है? क्योंकि जो फैट और ऑयल है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और उसके बाद जो है उनका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाती है। ठीक है। और इस प्रोसेस को रेंसिडिटी बोलते हैं। अभी रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे करेंगे? अगर हम इंडस्ट्रियल पर्पस पे फूड आइटम बना रहे हैं तो वहां पे हम नाइट्रोजन गैस फ्लश करते हैं। हमने लेस के पैकेट में देखा है, वो बहुत सारे जो आते हैं चिप्स के पैकेट, उसमें जो है वो फ्लश करी होती है नाइट्रोजन गैस। तो वो नाइट्रोजन गैस क्यों फ्लश करी होती है? वो इसलिए फ्लश करी होती है ताकि वो जो है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए, है ना। या फिर दूसरा तरीका ये है कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट जो है वो ऐड कर दें। एंटीऑक्सीडेंट क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, वो केमिकल सब्सटेंस जिनसे क्या होता है, ऑक्सीडेशन को रोका जा सके। ठीक है। और ये जो है वो उसको एसिडिटी को रोकेंगे। और अगर अब हम घर की बात करें तो हम देखा होगा तुम लोगों ने कि बहुत सारे जो ऑयल प्रोडक्ट्स रहते हैं जो अभी घरों में बनते हैं, उनको एक एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है, ताकि उसमें क्या हो जाए, जो बाहर से जो है वो ऑक्सीजन उसको अटैक ना कर पाए, हवा ना लग पाए बोलते हैं जो। ठीक है। और रेफ्रिजरेशन भी कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस थोड़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि इसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं कि खराब ना हो ज़्यादा। ठीक है। अब थोड़े क्वेश्चंस पे आते हैं कि जो ये इस चैप्टर में क्वेश्चंस हैं उनके बारे में अपन को डिस्कस करना है कि किस तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें। एक जनरल आइडिया हो ही गया होगा, लेकिन क्या होता है क्वेश्चन कुछ और पूछते हैं, बताते कुछ और है। तो हमें क्या है, प्रैक्टिकल पर्पस पे भी देखना है कि कौन कौन सी अलग अलग मेटल हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उनमें क्या होता है, ये ऐसा क्यों नहीं होता है, उन सब के लिए। ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन जो है उसको हवा में जलाते हैं तो क्या होगा, है ना। इसके लिए आप माइक ऑन कर सकते हो आंसर देने के लिए। ठीक। व्हाट डज डू यू ऑब्जर्व व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्नट इन एयर? मैग्नीशियम रिबन क्या करेगी, एक वाइट पाउडर के फॉर्म में आ जाएगी, वाइट, वो एक वाइट प्रेसिपिटेट छोड़ती है है बर्न ना। होने के बाद। छोड़ता कुछ नहीं है, ये वाइट पाउडर भाई जो है डेजलिंग वो, फ्लेम के साथ बर्न होती है। हाँ वाइट फ्लेम के साथ बर्न होती है। वाइट पाउडर एंड में हमको मिलता है, जो हम ऐश के नाम से बोलते हैं। अब अगला जो है, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करना चाहिए हवा में जलाने से पहले, या बर्न इन एयर मतलब नॉर्मल बर्निंग में करने से? वो इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन है उसमें जो है वो उसकी जो आउटसाइड लेयर है उसमें जो है वो कोरोजन की वजह से एक ब्लैक लेयर आ जाएगी। ठीक है। और वो जब तक रहेगी तब तक वो एयर से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, है ना। हमने कॉपर के वायर को भी देखा है, जो बाहर रहते हैं वो थोड़े से काले हो जाते हैं, और फिर हम जब छीलते हैं वायर को तो अंदर से वो प्रॉपर कॉपर निकलता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बाहर की लेयर है उस पे जो है मॉइस्चर की वजह से क्या हो गया, कोरोजन हो गया। तो उस चीज को जब हटाएंगे तब जाके मैग्नीशियम रिबन जो है वो सही से जल पाएगा, नहीं तो पहले उसी को जलाने के लिए हमारी हीट एनर्जी वेस्ट हो। टर्म इक्वेशन में समझा चुका हूँ। अब बोला है नेम द टर्म यूज फॉर फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट डिसॉल्व इन वाटर। जो चीजें वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं उन तरह के रिएक्टेंट्स को हम बोलते हैं एक्वस। क्या बोलते हैं? एक्वस बोलते हैं। ठीक है। डिकम्पोजिशन का रिएक्शन, कोई भी डिकम्पोजिशन का रिएक्शन लिख सकते हो तुम लोग, है ना। CaO को हम जो है वो एग्जाम्पल लिख सकते हैं उसका। और भी जितने भी अलग अलग डिकम्पोजिशन के, FeSO4 का लिख सकते हैं। तो ये सब भैया बुक में दिए CO2 हुए हैं। भी आ सकता है, CO2। किसमें? डिकम्पोजिशन में? हाँ। नहीं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में नहीं आएगा। व्हाट इज मीन थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोजिशन का ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसका यूज कर रहे हैं, थर्मल प्रोसेस का, थर्मल मीडियम का यूज कर रहे हैं, मतलब हीट कर रहे हैं उसको।
तो थर्मल डिकम्पोजिशन कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा जिसमें हम हीट का यूज करके उसको डिकम्पोज कर रहे हैं। 7th वाला जो है, नेम द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड, कौन सा होगा? एक्सोथर्मिक। एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड रहेगा तो एंडोथर्मिक। नेम द गैस विच बर्न विद पॉप साउंड। हाइड्रोजन। H2 हाइड्रोजन। Name the type of reaction in which two or more substances combine to form a single product. Combination reaction. Combination reaction. Combination. Redox reaction क्या है? When oxidation and reduction process take place in मतलब एक साथ जब होता है। हाँ, एक साथ जब When oxidation they और take reduction place होगा together. तब। हाँ। What happen when electric current is passed through acidified water? Acidified water समझते हो क्या होता है? Acidified water मतलब जिसमें जो है वो pH उसका जो है थोड़ा सा वाटर लेवल pH जो है वो 7 से कम है। एसिडिफाइड वाटर है, मतलब वो ज्यादा एसिडिक नहीं है, वाटर के पास ही है, ठीक है, न्यूट्रल ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एसिडिक कंटेंट है। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि वाटर, प्योर जो वाटर है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी ही नहीं, ठीक है। तो ये एसिडिफाइड जो वाटर होता है इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इसका एग्जांपल लिख सकते हो। इसमें क्या होता है कि जो वाटर होता है उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाता है H2 + O2 में, ठीक है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है और इसमें लिखना क्या, व्हाट हैपन की जगह कि ये H2O कन्वर्ट हो जाएगा H2 + O2 में। वाटर डिकम्पोजेस इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। गॉट इट? नेम वन मेटल व्हिच डज नॉट कोरोड। Gold. गोल्ड, ठीक है। अगर इसको घुमा के भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि हम ज्वेलरी जो है वो ज्यादातर गोल्ड की क्यों बनाते हैं, तो उसमें ये रीजन है कि वो कोरोड नहीं होता है और उसकी शाइन जो है वो में जाएगी नहीं। प्लेटिनम भी नहीं होता है। वो भी जो होता है वो हाँ जल्दी कोरोड नहीं होगा, लेकिन हाँ कोरोड हो जाएगा कहीं ना कहीं। लेकिन सिल्वर में भी ब्लैक कोटिंग आ जाती है, लेकिन जो गोल्ड होता है वो कोरोड होता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए जो है वो हमेशा चमकता रहता है। उसके बाद है डिफाइन कोरोजन। कोरोजन डिफाइन कर लोगे, है ना। रेंसिडिटी भी डिफाइन हो जाएगी, अभी ऊपर पढ़ाया था मैंने। Which type of chemical reaction takes place when barium hydroxide and ammonium chloride are mixed together? ये किस तरह का रिएक्शन होगा? बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। एंडोथर्मिक। इसमें क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है इस रिएक्शन में, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड में, इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन रहेगा। और साथ ही साथ जो है ये उस कैटेगरी में भी आएगा, कैसे, डबल डिस्प्लेसमेंट वाली कैटेगरी में, ठीक। इसको थोड़ा चेक कर लेना। 16 है, व्हाई स्टेल फूड हैज अ पेक्युलर स्मेल। स्टेल फूड समझते हो, वही सड़ा हुआ, तो इसमें रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज ऑफ ड्यू टू रेंसिडिटी, ठीक है। व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर व्हेन इट्स पाउडर इज हीटेड? क्या चेंज होता है? देखो सिंपल सा फंडा है कि कॉपर का पाउडर जो है वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है भैया। है ना, ये क्यों बनता है? क्योंकि हाँ कॉपर भी। ऑक्साइड बन जाता है। ये है Cu + O2 गिव्स CuO, ओके। Cu + O2 गिव्स CuO, इसको बैलेंस कर लेना, ठीक है। तो वो 2CuO हो जाएगा वहां पे, और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। तो इस तरह से लिखना है अपन को। और ये यहाँ पे याद करने वाली चीज ये कि कभी बार क्वेश्चन आता है कि ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस इज फाउंड व्हेन इट इज हीटेड, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। और फिर उसको यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने के लिए। अब दिमाग में क्या आना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए कौन सी चीज यूज होती है ना, वायर बनाने के लिए। और Copper दूसरा क्या बनाना। है कि वो ब्लैक बना रहा है तो मतलब कॉपर होगा। ऐसे दिमाग में लगाना है, खुद ही लगाना है। क्वेश्चन जो है वो चेंज होके आ सकता है, इसलिए समझना जरूरी है कि कौन सा सब्सटेंस क्या करता है। वन डिसएडवांटेज ऑफ कोरोजन ऑफ मेटल, सिंपल सा फंडा है कि उसमें क्या होगा, मेटल अपीयरेंस। हाँ अपनी स्ट्रेंथ लूज कर सकते हैं, वो उनका अपीयरेंस खराब हो सकता है ना। स्ट्रेंथ जो है वो बेसिक कॉज है, और अपीयरेंस भी। Name the type of reaction taking place when iron nails are dipped in copper sulfate solution. Now, what is this type of reaction? Iron nail मतलब Fe, उसको हम किस में डालेंगे? कॉपर सल्फेट में डालेंगे, मतलब CuSO4। तो Fe जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो क्या भैया वो बना कॉपर लेगा? को डिस्प्लेस कर देगा। तो वो बन जाएगा कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। फेरस सल्फेट बन जाएगा और Cu अलग निकल आएगा।
तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट The रिएक्शन iron जो है वो more होगी। nail is more reacted किस than टाइप की रिएक्शन है, copper. यहाँ पे लगा नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन मतलब Displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट। Reaction. नेम द ग्रुप ऑफ केमिकल सब्सटेंस यूज्ड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, अभी बताया था मैंने। Antioxidants. Antioxidants. बताया था केमिकल सब्सटेंस Antioxidants. मिलाते हैं अपन, इंडस्ट्रीज में मिलाते हैं, घर में नहीं मिलाते, ठीक है, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्ट रहता है उसमें हम एंटीऑक्सीडेंट मिला सकते हैं। घर में हम प्रॉपर जो है उसको एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो वो सही रहेगा। गिव वन डिसएडवांटेज ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर लाइफ। Rancidity. Rancidity. सिंपल सी बात है ना। डिसएडवांटेज क्या है, रेंसिडिटी का हो गया। नेम द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज टू सनलाइट, ये AgBr वाला क्वेश्चन है ना। AgBr को क्या किया था, सनलाइट में एक्सपोज किया तो वो क्या बन गया, Ag+Br। बुक में देखा था, प्लेट बना हुआ था, उसमें लाइट पड़ रही थी, Silver bromide. हाँ Silver भैया। bromide. है ना, याद आया। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, लिख दोगे। व्हाई शुड अ स्केलेटल इक्वेशन बी बैलेंस, ये भी मैंने बताया तुम लोग को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाला। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ जो होता है हम अमाउंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है उसको जो है बराबर रखते हैं, ठीक है। इसको प्रॉपर डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी। What write the 4 changes that helped us to determine whether a chemical reaction has taken place। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है कैसे पता चलेगा। मतलब जैसे मैंने डिस्प्लेसमेंट की बात करी, Temperature increase हो जाएगा. डिस्प्लेसमेंट की बात करी थी जैसे मैंने, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है वो सपोज नहीं होता है ना, कुछ ना कुछ तो चेंजेस होंगे। जैसे मैंने आयरन नेल की बात करी कॉपर सल्फेट का, तो वो जो होता है वो कॉपर सल्फेट ब्लू से ग्रीन हो जाता है, ठीक है। आयरन नेल में FeSO4 में क्या हो जाता है, वो ग्रीन हो जाता है, ठीक। तो इस तरह से हमको पता चलता है। तो क्या क्या हो सकता है, या तो कलर में चेंज हो, या तो उसका स्टेट चेंज हो। स्टेट मतलब वो सॉलिड से लिक्विड बन जाए, लिक्विड सॉलिड बन जाए, वो हो जाए। इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये हमने कौन सा एग्जांपल देखा था, वो हाइड्रोजन वाला। और चेंज इन टेम्परेचर मतलब एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी, उससे समझ में आएगा हाँ कुछ ना कुछ चेंजेस इसमें आ रहे हैं। तो ये जरूरी है 4 चेंजेस याद करना। पहला कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन स्टेट और चेंज इन टेम्परेचर, ओके। अगला भैया है मास नहीं होता. मास क्यों चेंज होगा, अभी बताया था मैंने कि बैलेंस की इक्वेशन होती है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में मास सेम ही होता है, मास चेंज कभी नहीं होता। मास एक फिक्स क्वांटिटी है ना। वो किसी अपना Okay. जो है उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, कैसा, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, ऐसा हो सकता है। मास जो है वो चेंज नहीं होता किसी भी सब्सटेंस का। रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट एक्चुअली क्या है, वही तो प्रोडक्ट है हो सकता है बेटा, रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट इज द चेंज रिएक्टेंट। आया समझ में, ये जो अलग अलग एरो में लिखते हो ना, तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो बिफोर वाला है, और ये वाला जो है वो आफ्टर वाला है। ये अलग से कोई रिएक्शन नहीं होती है, ये वही प्रोडक्ट चेंज होता है। तो मास की कोई चेंज होने का मतलब ही नहीं है ना। चलो जी भी. 25 वाला जो है उसमें बोला है कि ये नोटेशंस क्या बताते हैं। तो जी क्या बताता है, Gas. गैसियस, गैस, एल लिक्विड, AQ एक्वस और एस X. सॉलिड। Solid. सॉलिड। व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद, ये चूने का पानी के साथ रिएक्शन है, CaO प्लस H2O, क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। CaO प्लस H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसको हम स्लेकेड लाइम भी बोलते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। ये भी याद रखो, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, और स्लेकेड लाइम किसको बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। अरेंज आयरन जिंक कॉपर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्ट। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, समझो मेरी बात को, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मतलब सबसे कम जिसकी रिएक्टिविटी है वो पहले आएगा। आया समझ में, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, जिसका सबसे कम होता है, यहाँ पे उल्टा लिख देते हैं। तो सबसे कम किसका होता है, कॉपर का, फिर आयरन का, फिर जिंक का। Zinc. सबसे पहले कॉपर आएगा क्योंकि उसकी सबसे कम रिएक्टिविटी है। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पढ़ते तो जो मैंने तुम लोग को टेबल याद करवाई थी, है ना, रिएक्टिविटी सीरीज, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में थी। वहां पे जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी जिसकी थी
वो सबसे ऊपर था, मतलब सोडियम। याद आया? इस तरह से लिखना है अपन। तो इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी मतलब सबसे कम रिएक्टिविटी जिसकी होगी वो पहले आएगा, जैसे ये लिखा हुआ है। और ये कैसे अपन पता लगा सकते हैं कि FeCu को रिप्लेस करता है और Zn Fe को रिप्लेस करता है, इस वजह से जो है वो ऐसा होता है। ठीक है। 28 when lead nitrate powder is heated which color fumes are evolved? lead nitrate मतलब PbNO3, उसमें जब ये बनेगा तो कौन से कलर की गैस निकलेगी? ब्राउन फ्यूम निकलेगी। इसको लिख लो, Brown. अच्छे से याद कर लो कि जो लेड नाइट्रेट है वो जब हीट करेंगे, उसको PbNO3 को हीट करेंगे तो हमें क्या देगा? PbO देगा, जिसका जो कलर होता है मतलब लेड ऑक्साइड जो ब्राउन कलर की होती है। किस कलर की होती है? ब्राउन कलर की होती है। और साथ ही साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में मिलेगी अपने को। क्या मिलेगी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। गॉट इट? समझ में आया? रिएक्शन समझ में आ गया सबको? PbNO3 हाँ भैया। करेगा, हाँ PbO भैया। बनाएगा, हाँ जो भैया। है ना, लिखा होगा तुम लोगों ने आंसर्स में। हाँ भैया। राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड कैप्ट इन सनलाइट। सेम थिंग जो AgBr के साथ किया था वो AgCl के साथ करेंगे, सेम चीज रहेगी। AgCl। AgBr में अलग अलग हो गया था, वैसे ही Ag+Cl हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और सनलाइट के फॉर्म में हो रहा है ये। ठीक है, तो मतलब एक तरह का कह सकते हैं कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, या डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो है ही हीट की मदद से, ठीक, या लाइट की मदद से। What happen when sodium sulfate solution is added to barium chloride? Na2SO4 plus BaCl2 क्या देगा? White precipitate. क्या देगा? ये देगा NaCl प्लस NaCl plus BaSO4. ठीक है। तो इसमें हमको जो है बोला क्या गिव द केमिकल रिएक्शन, तो रिएक्शन लिख दोगे। और ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन रहेगा, क्योंकि जो इसमें BaSO4 बनेगा अपना, वो क्या होगा? व्हाइट PPT बनाएगा। ये क्या बनाएगा? व्हाइट PPT, है ना। सोडियम सल्फेट रिएक्ट करता है बेरियम क्लोराइड के साथ, इसको ध्यान में रखना। हो सकता है पिछली बार मैंने जो बोला वो गलत बोला, लेकिन ये रिएक्शन सही है, क्योंकि BaSO4 जो बनता है वो व्हाइट PPT बनाता है वो। ठीक है, तो अगर मेरे से गलती हुई हो तो उसको सुधार लेना। दिस वन इज राइट। अब पता नहीं कहो सही कि बोला वो मैंने पिछली बार। तो ये रिएक्शन हो जाएगी, बुक में भी दी हुई है। एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये कर लोगे तुम लोग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस। गेन ऑफ लॉस मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन तो मतलब ऑक्सीडेशन, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन। एग्जाम्पल बुक से लिख लेना, ठीक है। What happens when a strip of zinc is dipped into copper solution? सेम चीज, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। जिंक जो है डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन, ये ट्रांसलेट द गिवन स्टेटमेंट इक्वेशन में, तो ये वही है। सो बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट को मिलाया, बेरियम सल्फेट, और ये इसको बैलेंस करना है। जो ऊपर रिएक्शन पड़ी बस यही है। ऑयल ऑन फैट कंटेनिंग फूड आइटम फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, व्हाई? टू प्रिवेंट इट फ्रॉम rancidity, and nitrogen does not allow oxidation to react with the food item. ठीक है। रेस्पिरेशन क्यों एक्सोथर्मिक प्रोसेस रिएक्शन है? क्योंकि जो उसमें रिएक्शन जब लिखेंगे तो उसमें जो ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ग्लूकोज फॉर्मेशन, एक्चुअली एनर्जी जो रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक रहती है, मतलब हीट अपने साथ रिएक्ट कराती है, इसलिए जो है वो। क्योंकि रेस्पिरेशन जो है अभी बायो में पढ़ेंगे, पढ़ा हुआ है कि वो क्या करता है। रेस्पिरेशन का एक्चुअली क्या है? ऑक्सीजन को ऐड करना, ग्लूकोज की हेल्प से हम फिर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, है ना। पायरुविक एसिड और ये सब हमने पढ़ा था। तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो हीट के साथ होती है, तो इसलिए जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है रेस्पिरेशन। ये डिफाइन करते बन जाएगा डिफाइन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। दोबारा समझने की जरूरत नहीं है इसको। ये रिएक्शन की बात कर रहा था मैं, जो PbNO3 वाला है होल ट्वाइस, उसमें PbO जो बनता है ये जो रहता है वो ब्राउन कलर का रहता है सबसे, और नाइट्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। Write the name and color of the precipitate form. तो कलर क्या होगा प्रेसिपिटेट का? ब्राउन, ठीक है। आया समझ में? हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है। उसके बाद जो है ये नेम बैलेंस द अबव केमिकल इक्वेशन, बैलेंस कर लेना ऊपर वाले को।
और नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये किस तरह की रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें एक प्रोडक्ट से मल्टीपल, एक रिएक्टेंट से मल्टीपल प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो मतलब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। और कौन सी डिकम्पोजिशन? थर्मल। थर्मल डिकम्पोजिशन। बैलेंस कर लोगे इसको सारे। हाँ। बेरियम क्लोराइड, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं बनेगा तो मेरे से पूछना। ये 40 वाला आई थिंक बन जाएगा तुम लोगों से। हाँ भैया बन जाएगा। आइडेंटिफाई द केमिकल ऑक्साइड दैट रिड्यूस। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है देखो। अब ZNO जो है, ZN दिख रहा है ZNO, ये Zn बन गया और C जो है वो CO बन गया। अब इसमें जो ZNO है वो खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ये जो है क्या बन जाएगा, ZNO एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि वो खुद रिड्यूस होके दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। एजेंट क्या होता है, तुम्हारा काम करता है ना, ऐसे याद करो इसको। एजेंट होता है वो दूसरे काम करता है, तो उसने दूसरे को क्या कर दिया है, ऑक्सीडाइज। तो वो किस तरह का ऑक्सीडेशन, किस तरह का एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। इसमें जो CuO है वो क्या हो रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, लेकिन H2O को क्या कर रहा है, H2 को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज। तो ये CuO क्या हो गया, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आया समझ में? हाँ भैया। बाकी एक्सोथर्मिक और ये सब जो है, इसमें हीट अगर लिखा हुआ है मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, जब प्लस हीट लिखा होगा मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आया समझ में? और जहां पे एरो में हाँ। हीट लिखा हो वो एंडोथर्मिक है, याद रखना। जब प्लस हीट लिखा हो तो एक्सोथर्मिक, और अगर एरो में हीट लिखा है तो मतलब एंडोथर्मिक। ठीक है, क्लियर है? हाँ। अब मीटिंग हाँ ज्वाइन भैया। करो दोबारा से, फिर दोबारा अपन करते हैं।